काली परी और नीली परी का युद्ध। एक समय की बात है, एक डायना नाम की काली परी सिरियाना नाम के एक गांव में रहा करती थी। काली परी उस गांव की जमींदार थी और वो बहुत ही ज्यादा अमीर थी। काफी समय से काली परी ने गांव पर कब्जा कर रखा था, इसलिए गांव की पूरी जमीन पर काली परी का हक बन चुका था और अब काली परी और भी अमीर बनना चाहती थी। काली परी अमीर बनने के लालच में और भी ज्यादा दुष्ट और दुराचारी बन गई थी। वो हमेशा गांव वालों को कर्ज हुए पैसे को बहुत ही ज्यादा शक्ति से वसूला करती थी। काली परी किसी से भी नहीं डरती थी और ना ही किसी की परवाह करती थी, इसलिए काली परी से जो भी कर्जा लेता था वो सब काली परी को ब्याज चुकाते चुकाते भिखारी बन जाते थे। लेकिन लोगों के पास काली परी से कर्जा लेने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। काली परी सिर्फ अपने गांव में ही कर्ज नहीं देती थी, बल्कि आस पड़ोस के गांव में भी वो कर्जा देती थी। वहीं पास के एक गांव में सलोनी नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत ही गरीब थी, परंतु सलोनी बहुत मेहनती थी और वो अपने पति के चले जाने के बाद पुरखों के खेतों में खेती करती थी और कड़ी मेहनत करती थी। खेत में जो भी अनाज की उपज होती थी उसी से वो अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। सलोनी की दो बेटियां थी जिसका नाम डॉली और कायरा था। अब दोनों बेटी बड़ी हो गई थी। बड़ी बेटी कायरा, जिसकी शादी करने के लिए सलोनी ने काली परी से कुछ कर्जा लिया था, गरीबी के चलते और कर्ज के मारे और ब्याज के बढ़ने से सलोनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके घर में खाने को जरा भी राशन नहीं था और कर्जा एक पहाड़ की तरह सलोनी के सर के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। सलोनी के सर पर बहुत सारी टेंशन हो गई थी, जिसके चलते अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद अब बेचारी डोली अकेली रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में केवल सलोनी के ऊपर ही कर्जा नहीं था, बल्कि गांव में और भी लोग थे जिन्होंने काली परी से कर्जा लिया था। वो भी गरीबी के चलते कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। डोली ये सब समझ चुकी थी और वो अब नहीं चाहती थी कि कस्बे के चलते और किसी को अपने परिवार से हाथ धोना पड़े, इसलिए वो कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काली परी कर्जे की वसूली करने के लिए अपने पास एक मुनीम रखती है। तभी काली परी मुनीम से कहती है, सुनो मुनीम, तुम सब कारों के घर जाओ और सबके घरों पर कब्जा कर लो और हाँ, सभी के घरों की नीलामी करो। नीलामी में ज्यादा से ज्यादा पैसे देने वाले को हम सारी जमीन दे देंगे। मुनीम काली परी की बात मानकर तुरंत गांव में पहुंच जाता है और वो सारे कर्जदारों को इकट्ठा कर लेता है और उनसे बात करता है। मेरे प्यारे कर्जदारों, तुम सभी मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना सारा कर्जा नहीं चुकाया या उसका ब्याज नहीं दिया तो तुम्हारी सारी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। समझ गए सभी लोग? समझे कि नहीं? चलो फिर मैं चलता हूँ, 8 दिन बाद मिलते हैं। इतना कहकर मुनीम वहाँ से चला जाता है और वहीं गांव वालों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो 8 दिनों के अंदर पैसा कहाँ से लाएंगे। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और ये बात सुनकर डॉली भी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। वो गरीब जरूर थी, परंतु वो सभी की मदद करना चाहती थी। डॉली स्वभाव की बहुत ही दयालु थी। डॉली को अपने स्वाभिमान और इज्जत की डॉली की नजरों में बहुत ही ज्यादा अहमियत थी, इसलिए वो किसी भी तरह से इन 8 दिनों के अंदर अपनी माँ के द्वारा लिया गया कर्जा चुकाना चाहती थी। वो 8 दिनों के अंदर अपने कर्ज लिए हुए पैसों को चुकाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगती है और साथ साथ वो भगवान से प्रार्थना भी करती है कि भगवान उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। लेकिन कर्ज और ब्याज बहुत ज्यादा था। वो 8 दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं और अब 8वें दिन की शाम को जब डोली को पता चला कि उसके पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। डोली के पास केवल एक जमीन थी जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहती थी। डोली ब्याज और कर्ज से बचने के लिए कोई न कोई हल निकालना चाहती थी।
परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे डॉली के दिमाग में कुछ न कुछ ख्याल आने लगते हैं। तभी वो सोचती है कि मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को नीलाम होते हुए कभी नहीं देख पाऊंगी। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं। ऐसा करने का डॉली सोच लेती है और वो आधी रात होते ही गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर चलने लगती है। वहीं उसी जंगल में एक बहुत ही गहरी नदी थी और उस नदी के पास एक नील परी रहती थी। थोड़ी देर चलने के बाद जब डॉली को नदी दिखाई देती है तो वो देखती है कि नदी तो बहुत ज्यादा चमक रही है, चांद की रोशनी को और भी ज्यादा आकर्षित बना रही है। ये सब देखकर डॉली का मन फिर थोड़ा हल्का हो जाता है और वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है और सोचती है, हे भगवान, मैं गांव और जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, मजबूरी ही कुछ ऐसी है। मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को नीलाम होते हुए नहीं देख सकती हूँ। भगवान मेरी मदद करो, अब आप ही मेरा सहारा हो। वहीं जहाँ पर डॉली बैठी हुई थी उस पेड़ के ऊपर एक परी बैठी हुई थी जिसका नाम नील परी था। परी उस पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आराम से गाना गा रही होती है। तभी परी उसकी आवाज सुनती है तो वो अपना गाना गाना बंद कर देती है और वो डॉली की तरफ देखती है कि एक अकेली लड़की नदी के पास बैठकर कुछ बड़बड़ा रही है। ये सब देखकर परी को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो सोचती है, हे भगवान, इस घने जंगल में एक अकेली लड़की, वो भी इतनी रात को, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे चलकर इससे पूछना चाहिए आखिर माजरा क्या है। डॉली अपनी बातें खत्म करके वहाँ से उठने लगती है। तभी उसके सामने परी प्रकट हो जाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। ये देखकर डॉली डर जाती है। कौन हो तुम? इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? डॉली की ये बात सुनकर परी को बहुत अजीब लगता है कि डॉली उसे देखकर जरा भी हैरान नहीं हुई। परी डॉली से कहती है, कौन हो तुम? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं नील परी हूँ और मैं इसी नदी के पास रहती हूँ। मैं परी लोक से आई हूँ और यहाँ सभी की मदद करती हूँ। अगर आप एक परी हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मैं तो ये जगह छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, और शायद मैं इस जगह पर फिर कभी वापस ना आऊँ। डॉली की बात सुनकर परी को हंसी आ जाती है और वो हंसने लग जाती है। तभी वो डॉली से कहती है, तुम जो भी लड़की हो, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? अपना उदास चेहरा लेकर और परी के लाखों बार पूछने के बाद डॉली परी को अपनी सारी कहानी बताती है। परी जब डॉली की कहानी सुनती है तो वो सब समझ जाती है कि काली परी ने गांव वालों के ऊपर अत्याचार किया है और अब काली परी को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए अब नील परी ये फैसला करती है कि वो काली परी को मजा चखाएगी। नील परी काली परी को सबक सिखाने के लिए डॉली की मदद लेती है। बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए तुम ये गांव छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान होगा, पर तुम्हें नहीं पता कि इस गांव में मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं उस जमीन को छोड़कर जा रही हूँ। ये केवल मैं ही समझ सकती हूँ कि मेरे लिए ये कार्य करना कितना कठिन है। अगर तुम इस जमीन को छोड़कर नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। परंतु वो कैसे संभव है? रुको रुको, बताती हूँ। परंतु तुम्हें मेरी बात माननी होगी कि तुम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अगर किसी को कोई तकलीफ ना हो तो भला कोई क्यों अपना गांव छोड़कर कहीं और जाएगा? तो फिर ठीक है, तय रहा। चलो, मैं तुम्हारे साथ गांव चलती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद परी डॉली के साथ उसके गांव जाती है और परी डॉली को बताती है कि काली परी को सबक सिखाने के लिए क्या करना है। जंगल के रास्ते से घर तक जाने तक परी सब कुछ डॉली को बता देती है। परी की ये सारी बातें सुनकर अब डॉली को अच्छा लगने लगा था और डॉली जब अपने गांव पहुंच जाती है तब वहां सुबह होने ही वाली थी। इसलिए डॉली शांति से अपने घर जाकर सो जाती है। सिरियाना गांव के कर्जदार अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे।
ये सारी बात काली परी बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए 9वें दिन काली परी ने मुनीम को गांव वालों की जमीन को नीलाम करने के लिए काली परी ने अपने आदमी भेज दिए थे। यहाँ डोली जब सुबह सोकर उठती है तो वह सुबह सुबह गांव के जमींदार के पास जाती है। डोली को देखकर जमींदार को लगता है कि डोली जमींदार से पैसे मांगने आई है। तभी जमींदार डोली से दुखी आवाज में कहता है, डोली, देखो, मैं तुम सभी गांव वालों की मुसीबत को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम सभी गांव वालों से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम सब लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम सभी गांव वालों का कर्जा चुका सकूं, इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे माफ कर दो डोली, मैं गांव वालों की जमीन को नीलाम होने से नहीं रोक सकता हूँ। गांव का जमींदार गांव की जमीन नीलाम होने से नहीं बचा सकता था। डोली को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जमींदार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। इसलिए डोली बड़ी ही विनम्रता से जमींदार को जवाब देती है और कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे मदद मांगने नहीं आई हूँ और न ही मैं आपको धर्म संकट में डालना चाहती हूँ। मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि आप मेरे साथ गांव के बाहर तक चले। कल रात में दुखी होकर जंगल चली गई थी और वहीं पर एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिसने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है और मुझे बहुत सारा धन भी दिया है, और वो सारा धन मैंने गांव के बाहर एक बड़े से पेड़ पर छुपा कर रख दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चले और वो सारा धन हम वहाँ से लेकर आएं और हम काली परी को वो धन देकर अपनी अपनी जमीन बचा ले। जमींदार जब डोली की बातें सुनता है तो वो बिना किसी को बताए डोली के साथ गांव से बाहर जाने लगता है। वहां जाते ही नील परी ने जमींदार के शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने के बाद जमींदार का व्यवहार अपने आप ही बदल जाता है और वो हंसने लगा। जमींदार को हंसते हुए देखकर डोली उससे कहती है, नील परी, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे काली परी को तुम्हारे ऊपर शक हो जाए। ठीक है, अब चलो हम गांव वापस चलते हैं, नीलामी शुरू होने ही वाली होगी। डोली और जमींदार जब गांव पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मुनीम गांव के बीचों बीच खड़े होकर नीलामी की शुरुआत करने वाला था। डोली और जमींदार के पहुंचने के बाद मुनीम नीलामी शुरू करता है। जैसे ही मुनीम नीलामी शुरू करता है वैसे ही जमींदार जमीन की कीमत बढ़ाने लगता है। जमीन की, घरों की और खेतों की कीमत जब जमींदार बढ़ाता है तो सारे गांव वाले जमींदार को घूर घूर के देखने लगते हैं। जमींदार ने सभी चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, परंतु इन सबको देखकर काली परी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो समझ गई थी कि उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। मुनीम जी सोचने लगा था कि उसे बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम मिलने वाली है। आखिर में नीलामी के बाद 10,000 सोने के सिक्कों में बात पक्की हो जाती है। इसके बाद मुनीम वहां से चला जाता है और जमींदार को कह देता है कि 2-4 दिन बाद वो खुद काली परी के साथ 1000 सोने के सिक्के लेने आएगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। मुनीम के वहां से चले जाने के बाद सभी गांव वाले जमींदार के सामने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ये सब देखकर जमींदार खुश हो जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। जमींदार वहां पर सो जाता है। तभी परी को पता था कि अभी उसे जमींदार की आत्मा के अंदर ही रहना है, नहीं तो काम खराब हो सकता है और उसके किए कराए पर पानी फिर सकता है। और अब उस दुष्ट को भी सबक सिखाना था। दूसरी ओर जमींदार से रकम लेने के लिए काली परी ने अपनी बेटी नूर को वसूली करने के लिए भेजा। नूर अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। 2-4 दिन बाद नूर सिरियाना गांव में आती है और वो जमींदार से 10,000 सोने के सिक्के वसूल कर लेती है और उसके बाद जमींदार कर्ज मुक्त हो जाता है और उसके बाद नूर कर्जे से मुक्त कागजात पर स्टैंप लगा देती है और जमींदार को दे देती है। नूर वो रकम लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी जमींदार के अंदर बैठी हुई परी कहती है, नूर, क्या तुम जानती हो हमारे इस गांव में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्या तुम देखना चाहोगी? अब तो तुम्हारे पास पैसे भी है और तुम यहाँ पर भी आई हो, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा। फिर तुम यहाँ से बोलने वाले तोते लेकर जाओ। जब तुम्हारी माँ काली परी बोलने वाला तोता अपने पास देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी।
नूर जमींदार की बातें सुनकर खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अगर वो बोलने वाला तोता अपनी माँ के पास लेकर जाएगी तो उसकी माँ अपनी बेटी पर नाच करेगी। तो वो जमींदार की बात मानकर गांव के बाहर जाती है। वहीं परी जमींदार के शरीर में से निकलकर एक व्यापारी का भेष बना लेती है और बाजार में एक कोने में तोता बेचने लगती है। डोली भी तोता लेकर बाजार में खड़ी हो जाती है। बाजार में नूर ढेर सारी चीजें देखती है। देखते देखते वो डोली के पास आती है। तभी डोली बताती है कि उसके तोते की कीमत बाकी तोते के मुकाबले दुगनी है। ये देखकर नूर डोली से कहती है, क्या कहा? इस तोते की इतनी सारी कीमत? पर इस तोते में ऐसा क्या खास है? क्या ये सबसे अच्छा तोता है? डोली बड़ी ही नम्र स्वभाव से नूर को बताती है, मालिक, मैं इस गांव में सबसे अच्छे तोते बेचती हूँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपको कीमती तोते मिले तो आप वहाँ कोने में खड़े भाई साहब के पास चले जाइए। वहाँ पर बहुत ही खास तोते मिल जाते हैं। नूर एक पल की भी देरी ना करते हुए उस व्यापारी के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ही खास तोते मिलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तोतों में ऐसी क्या खास बात है? मुझे भी एक बहुत ही खास तोता चाहिए। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। व्यापारी नूर को बहुत देर तक देखता है। उसके बाद कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे तोते हैं। मेरे पास 3 तरह के तोते हैं, परंतु उन तीनों के करतब देखने के लिए तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। मेरा पहला तोता बहुत ही सुंदर और मीठा गाता है। क्या कहा? गाना गाने वाला तोता? भला कोई तोता गाना कैसे गा सकता है? अगर आप देखना चाहते हैं कि तोता गाना कैसे गाता है तो आपको मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे। नूर तोते का जादू देखना चाहती थी और वो अपने 1000 सोने के सिक्कों में से 100 सोने के सिक्के निकालकर व्यापारी को दे देती है और उसके बाद वो व्यापारी नूर को गांव से बाहर जंगल की तरफ ले जाता है और वहां पर वो अपने एक तोते को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसके बाद वो तोता अपने मीठे स्वर में गाने लगता है। तोते की मीठी आवाज सुनकर नूर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और वो व्यापारी से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तोता है। क्या आप इस तोते को मुझे बेचना चाहेंगे? हाँ, मुझे तो ये बेचना ही है, परंतु मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूँगा कि मेरे पास और भी 2 खास तोते हैं जो इससे भी बेहतर है। मेरा दूसरा तोता तो बहुत ही अच्छा नृत्य करना जानता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे नृत्य करा सकता हूँ, परंतु इसके बदले तुम्हें मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। क्या कहा तुमने? नृत्य कर सकता है तोता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चलो ये लो, तुम मेरे से 1000 सोने के सिक्के ले लो और मुझे इस तोते से नृत्य करवा कर दिखाओ। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मुझे वापस मेरे सारे सोने के सिक्के देने होंगे, समझ गए? व्यापारी नूर की बातों को मान लेता है और वो अपना दूसरा तोता बाहर निकालता है। तभी वो दूसरा तोता भी बहुत ही खूबसूरत नृत्य करके नूर को दिखाता है। ये देखकर नूर के होश उड़ जाते हैं और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। नूर उस तोते को भी खरीदना चाहती थी। अरे वाह व्यापारी, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छे अच्छे तोते हैं। मैं इस तोते को भी खरीदना चाहती हूँ। मैडम, आप तो मेरे इन 2 तोतों को देखकर ही हैरान रह गई हैं। जब आप मेरे तीसरे तोते को देखोगी तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरा ये तीसरा तोता बहुत ही अच्छे करतब कर लेता है। क्या कहा? करतब कर लेता है? परंतु ये कैसे संभव है? ये तो तोता है। हाँ, ये सच में करतब करता है, परंतु अगर तुम्हें इसके करतब देखने हैं तो इस बार तुम्हें मुझे 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। उसके बाद ये तोता तुम्हें करतब दिखाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के देती हूँ। इसके बाद नूर व्यापारी को 5000 सोने के सिक्के दे देती है और व्यापारी अपना तीसरा तोता बाहर निकालता है। वो तीसरा तोता बहुत ही अच्छे अच्छे करतब करके दिखाता है। वो जंगल में कभी इस पेड़ पर चढ़ता तो कभी छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर चढ़ता। ये देखकर नूर बहुत ही खुश हो जाती है और अब वो तीनों तोते को खरीदना चाहती थी। देखो, मैं तुम्हारे 3 तोते को खरीदना चाहती हूँ, तो मेरी तरफ से ये सारे सोने के सिक्के रख लो और मुझे अपने 3 तोते दे दो। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये कीमत तो बहुत कम है, मुझे इससे कुछ ज्यादा चाहिए। देखो, फिलहाल तो मेरे पास इतना ही है, परंतु तुम चाहो तो मैं तुम्हें कागज पर साइन करके दे देती हूँ। तुम्हारे पास मेरी सारी जमीन जायदाद आ जाएगी।
व्यापारी नूर की बात मान लेता है और व्यापारी यही चाहता था। व्यापारी नूर से कागजात पर दस्तखत करा लेता है और सभी गांव वालों का कर्जा माफ हो जाता है। और तो और काली परी के पास जितनी भी संपत्ति थी वो सब अब गांव वालों के नाम हो गए थे। नूर तोते को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। नूर के जाते ही परी वापस अपने देश में आ जाती है और वो डोली के पास आती है और हंसते हुए कहती है देखो डोली, मैंने किस तरह से नूर को सबक सिखाया और अब जब वो अपनी माँ के पास जाएगी तो वो भी सब समझ जाएगी कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। देखा, अब काली परी कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। परी की ये सारी बातें सुनकर डोली भी बहुत खुश होती है और उसकी आंखें खुशी के मारे भर जाती है और वो परी को धन्यवाद देती है। अब बहुत अच्छी है परी, आज आपकी मदद से ये सब कुछ हो पाया है, नहीं तो काली परी इस पूरे गांव में राज करती और किसी को खुश नहीं रहने देती। आपकी ही वजह से अब हम सभी गांव वाले कर्ज से मुक्त हो गए हैं और हमें हमारी जमीन वापस मिल गई है। आपने मुसीबत के समय हमारी मदद की है, इसलिए ये सब संभव हो पाया है। इसके बाद परी सोने के सिक्कों की थैली डोली को दे देती है। ये लो और ये सारा धन अपने पास रख लो, ये सारा धन गांव में बांट देना और सभी लोग हंसी खुशी से फिर से जीने लगेंगे और अब कभी भी ऐसी नौबत मत आने देना कि तुम्हें अपनी जमीन को छोड़कर जाना पड़े। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डोली सोने के सिक्के पूरे गांव में बराबर बराबर बांट देती है। अब पूरे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। इधर नूर तोते को लेकर काली परी के पास जाती है और कहती है, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये तोते बहुत ही अद्भुत है। मैं बहुत ही अच्छी चीज लेकर आई हूँ आपके लिए, जरा देखिए तो सही। हाँ, ये सब तो ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुझे नीलामी की रकम दे दो। नूर अपनी माँ को काली परी को सारी हकीकत बताती है और ये सब सुनकर काली परी अपना सर पटकने लगती है। काली परी सब समझ चुकी थी, उसकी बेटी नूर को किसी ने मूर्ख बना दिया है। ये सब सुनकर काली परी नूर के ऊपर जोर से चिल्लाती है और कहती है, मूर्ख लड़की, तुम कुछ नहीं जानती हो। भला ऐसी भी कोई तोते होते हैं? जिस तरह से तुम बता रही हो, तुम्हें किसी ने मूर्ख बना दिया है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा है। हम इस तोते को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा ऐसा है, तो जरा मुझे भी तो दिखाओ, इन तोते में ऐसी क्या खास बात है। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपको इन तोते का जादू दिखाती हूँ। इसके बाद नूर उन तीनों तोते को पिंजरे से बाहर निकालती है और उन्हें करतब करने के लिए कहती है, परंतु तोते कुछ नहीं करते और तो और काली परी और नूर के ऊपर बैठकर उन्हें परेशान करते हैं। और अब नूर और काली परी के तोते उड़ गए थे। अब काली परी को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया, परंतु अब नूर को समझ आ गया था और उसने आगे कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया और काली परी ने भी गांव वालों से कभी भी दुगना कर नहीं वसूला और न ही कब्जा किया और काली परी गांव वालों के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।